मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं अपनी शांति को भंग करूं। पॉलिटिक्स में आने का तो कहीं भी कोई इरादा नहीं था। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसका पुराना कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं रहा है, ये सर्टनली एक बहुत अहम भूमिका मेरे लिए होगी। अगर शराब बंदी लागू होने से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको महात्मा गांधी ने कहा कि आप शाकाहारी रहिए, तो क्या हम सरकार में ये ऐलान करवा दें कि जो आदमी मांस खाएगा उसको हम जेल में डाल देंगे? हमारे पास एक गाइडलाइन है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उसमें जो भी समय लगे, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान मंच से कर दिया था। आपने देखा था कि प्रशांत किशोर ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी मनोज भारती को, और मनोज भारती को जनसुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया था। तो आइए फिर सीधी बातचीत मनोज भारती जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाई, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे जैसे आदमी के लिए जिसका पुराना कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं रहा है, ये सर्टनली एक बहुत अहम भूमिका मेरे लिए होगी। मैं तो अभी इस लेवल पे केवल इतना ही कहूँगा कि मैं अपनी पूरी लगन और कर्मठता और ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि इस नए दायित्व का निर्वाह किया जाए। अच्छा, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं भारती जी, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए। मेरा जन्म 19 फरवरी 1963 को हुआ था। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर थे बिहार सरकार में, तो हम उनके साथ जन्म के बाद पंजवारा, सिमुलतला, हवेली खड़गपुर और जमुई ऐसी जगहों में रह चुके हैं। इनिशियली मेरी पढ़ाई हवेली खड़गपुर और जमुई में हुई। उसके बाद मैं नेतरहाट के लिए चुन लिया गया था। 7 साल मैंने नेतरहाट स्कूल में गुजारा। उसके बाद वहाँ से सीधा मेरा एडमिशन IIT कानपुर में हुआ था, तो वहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद मैं IIT दिल्ली गया था MTech के लिए, लेकिन उसी दौरान मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था सिविल सर्विसेज का, तो मेरा सिलेक्शन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ, और 1988 बैच के फॉरेन सर्विस का मैं अधिकारी हूँ। चुनने के बाद मसूरी में पहली ट्रेनिंग के बाद लगभग 1.5 साल का फाउंडेशन कोर्स होता था उस समय, जो दिल्ली में हमने किया, और वहाँ से मेरी पहली पोस्टिंग ईरान हुई थी, क्योंकि मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है, फारसी। ईरान से फिर मैं हॉलैंड गया अपनी सेकंड पोस्टिंग के लिए। वहाँ से वापस जब इंडिया आया तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कुछ समय काम किया है ऑन डेपुटेशन। फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री, पेरेंट मिनिस्ट्री में आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जहाँ मैं बांग्लादेश का डेस्क ऑफिसर था। 2 साल वहाँ रहने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई नेपाल। नेपाल में 3 साल के बाद मैं टर्की गया, टर्की से म्यांमार आया, बर्मा से फिर मैं वापस जब इंडिया आया तो EG&IT जॉइंट सेक्रेटरी, ई गवर्नेंस एंड IT की पोस्ट पे था मैं, बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। वहाँ से मुझे एम्बेसडर बनाकर भेजा गया, पहले बेलारूस, वहाँ से यूक्रेन। वापस मैं जब दिल्ली आया तो मैं एडिशनल सेक्रेटरी बना मिनिस्ट्री, अपनी ही मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को देखता था मैं। बहुत जल्दी ही फिर मुझे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया, वहीं पे मेरा प्रमोशन हुआ, तो आई वाज स्पेशल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन आई वेंट फॉर माय फाइनल पोस्टिंग एज एम्बेसडर टू इंडोनेशिया। और जब इंडोनेशिया में एम्बेसडर होता है तो ही इज आल्सो साइमल्टेनियसली एक्रेडिटेड टू तिमोर लेस्टे। सो दीज आर द 4 कंट्रीज जहाँ पे मैं राजदूत बनकर
लेकिन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, और समझ में ये नहीं आया कि वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए मनोज भारती जी। तो फरवरी 2023 में, जी। फरवरी के अंत में मैं रिटायर हुआ, ठीक है। अपनी सर्विस से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो जनरली हमारी सर्विस में ये है कि 1 साल तक आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड पे होना होगा। जी। तो साल भर के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था अपने रिटायरमेंट से। मेरे पास बहुत सारे तरह-तरह के विधाएँ हैं और मेरे शौक हैं जो कि मैं अपने अपने शांति के समय में करना चाहता था। और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं अपनी शांति को भंग करूं। पॉलिटिक्स में आने का तो कहीं भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक जज्बा है जो कि हम जैसे लोगों के लिए, हमारे बैकग्राउंड के जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ज़मीन पर रहना। हम जहाँ से आए हैं, जिस बैकग्राउंड के हैं, हम तो कुछ प्रिविलेज्ड लोग हैं, लेकिन हमारे ऐसे हज़ारों हज़ार लोग हैं जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिला है, जिनको ये सुविधा नहीं मिली है। तो समाज को के लिए कुछ वापस देने का जो एक जज्बा है, वो हमेशा से ही कायम रहा है। उसमें एक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे ससुर जी, जो कि रिटायर्ड डीजी पुलिस होकर रिटायर हुए। क्या नाम? श्री मैकूराम, 1961 बैच आईपीएस ऑफिसर। तो मैकूराम जी, अब तो कहना चाहिए स्वर्गीय श्री मैकूराम, वो अपने ज़माने में अपने समय के सबसे प्रखर और बुद्धिजीवी नेता रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत रिटायरमेंट के बहुत जल्दी हो गया, नहीं तो उनका अपना एक बहुत विस्तृत स्वरूप होता। तो ये जज्बा कि सामाजिक जागरूकता और समाज को कुछ देने की जो इच्छा है, उसका मूर्त रूप मैंने उनमें देखा था। तो अपने रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन सोसाइटी को गिव बैक करना। बिल्कुल। लेकिन राजनीति हमेशा से ही मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा। मैंने एक और बात सुनी है, और मैंने ये सुनी है कि प्रशांत किशोर ने आपको कई बार संपर्क करने की कोशिश की और कई बार आपने उनको इग्नोर किया। मैं बहुत हिचकिचा रहा था। मुझे बहुत मन नहीं था कि मैं किसी भी तरह से राजनीति में जाऊं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे ऐसा आदमी राजनीति के लिए उपयुक्त है। लेकिन मैं इस जगह पे और भी क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी पत्नी का, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि कम से कम एक बार मिल तो लो प्रशांत जी से। यानी कि 5-6 बार आपने प्रशांत किशोर के कॉल को इग्नोर कर दिया। काउंट तो मैंने नहीं किया है, और उनका डायरेक्ट कॉल भी आया था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बताया गया कि मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैं उसको हमेशा ही हिचकिचाता रहा, उसको मैंने काम नहीं किया। फाइनली जब मेरी पत्नी ने मुझे कन्विंस किया कि एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मिल लें, और फिर हम पटना आए, प्रशांत जी से मिले। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैं तो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रशांत जी की ये क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि किस तरह से जन स्वराज का पूरा अभियान एक यूजुअल नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी से अलग है। यानी कि फिर आप मुतमईन हो गए। हम मुतमईन हो गए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब तो आप मानिएगा ना कि आप प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल शख्स हैं। ये आप सबका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस में और काम में जहाँ कहीं भी रहा हूँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एबिलिटी के मामले में मैं प्रशांत किशोर जी या किसी भी और राजनीतिज्ञ से मुकाबले कहीं नहीं हूँ। वो तो मन से कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा काबिल हैं। तो उनके बड़ा हुई है, तो उनका बड़प्पन है। अच्छा, ये उनका बड़प्पन है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने मन से एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि मैंने कुछ महीनों के लिए मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। क्या प्रशांत किशोर को आप पर भरोसा नहीं था कि कुछ ही महीनों के लिए आपको बनाया? कारण ये नहीं है, कारण है जन स्वराज का अपना संविधान या अपना नॉर्म्स ऑफ वर्क,
जिसके अनुसार जो कोई भी यहाँ पे लीडरशिप के पोजीशन पे आएगा वो जन सहमति से आएगा, एक वाइडर सहमति से आएगा। तो आपके नाम पर सहमति नहीं थी? अभी तो ये नया पोजीशन बना है ना, अभी तो पार्टी की शुरुआत हुई है, किसी न किसी को इसका अध्यक्ष बनना है। तो इस अध्यक्ष का काम है कि वो एक वाइडर अप्रूवल लेकर भी आए विद इन 6 months। इसीलिए उन्होंने 6 महीने का पीरियड रखा है। इसमें तो कोई मतलब अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एक नया सेटअप जो बन रहा है, एक नया राजनीतिक दल जो बन रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही सही कदम है। बहुत ही सही कदम है। अच्छा, मैं जब इस रूम में मैंने इंटर किया तो मैंने यहाँ पर तस्वीरों को देखा और मैंने देखा कि यहाँ पर सबकी तस्वीर है एक्सेप्ट महात्मा गांधी। मतलब जो आप लोग लगातार महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर सामने है, अपने आंख के सामने रखते हैं। वो हमारे पीछे नहीं रहेंगे, वो हमारे सामने रहेंगे। अच्छा, वो हमारे सामने रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, यही कारण है कि यहाँ पर तस्वीर नहीं है। आई होप सो। लेकिन यहाँ पर बाकी बहुत बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर है। हाँ? और यहाँ पर प्रशांत किशोर की भी तस्वीर है, लेकिन महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पर नहीं है। वही तो मैंने कहा ना, वो हमारे छोटा सा स्टिकर है सिर्फ। आप अब आपको मैं क्या कहूँ, ये जो महात्मा गांधी हैं, वो हमारे दिलों में रहते हैं। अच्छा। और हम उनकी प्रेरणा से चलते हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो किसी भी तरह से कम नहीं आंका जाना चाहिए। अच्छा, मतलब महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके दिल में। बिल्कुल, और सभी के दिल में है महात्मा गांधी। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जन सुराज को 2 मायनों में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहला मसला है शराबबंदी, और सबसे बड़ी आयरनी देखिए मनोज भारती जी कि शराबबंदी जो हो चुकी है बिहार में लागू है, आपको मालूम है कि 2 तारीख को यानी कि गांधी जयंती के दिन मंच से प्रशांत किशोर ने ये बात कह दी। देखिए, गांधी जयंती के दिन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब पूरे मुल्क में, पूरे देश में शराब की दुकानें बंद रहती हैं, ड्राई डे होता है वो, और उस दिन मन से प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 मिनटों के अंदर शराबबंदी खुलवा देंगे। ये आयरनी नहीं है तो क्या है? ड्राई डे होता है उस दिन, और उस दिन मन से प्रशांत किशोर इतना बड़ा बयान। बिहार में तो हर दिन ड्राई डे है, तो 2 अक्टूबर का तो सिग्निफिकेंस इसलिए तो होता नहीं है। और दूसरी चीज के गांधी, आप जो ड्राई डे कनेक्ट कर रही हैं, वो महात्मा गांधी जी के इस सामाजिक जो बुराई है उसके अगेंस्ट जो उनका स्टैंड रहा है कि शराब नहीं पीना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की सदस्यता का एक मेन कारण था। तो बड़ी आयरनी है, कोई आयरनी की बात नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी के अगेंस्ट लॉ बनाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कभी नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने और आपको मालूम है कि उस दिन ड्राई डे घोषित किया गया है, शराब की दुकानें बंद होती हैं, और प्रशांत किशोर जो महात्मा गांधी के विचारधाराओं पर चलते हैं, वो इतना बड़ा ऐलान। विचारधारा तो ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये भी समझना होगा कि महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा कि हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन वो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरकार कहे कि जो आदमी शाकाहारी नहीं है उसको हम जेल में डाल देंगे। ऐसा तो महात्मा गांधी ने नहीं कहा था। तो कहाँ इसमें कोई डाइकोटमी है, कहाँ कोई विरोधाभास है कि एज अ गवर्नमेंट अगर शराबबंदी लागू होने से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको, उस स्टेप को करेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। तो फिर आप लोग कह दीजिए फिर कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर इन दोनों में तो कोई डायकोटमी है ही नहीं। हमने कहा ना, महात्मा गांधी ने कहा कि आप शाकाहारी रहिए, तो क्या हम सरकार में ये ऐलान करवा दें कि जो आदमी मांस खाएगा उसको हम जेल में डाल देंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। बताइए कोई लॉजिक हुआ? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि हम फिल्टर कर रहे हैं। हम फिल्टर नहीं कर रहे, हम सामाजिक बुराई को सरकारी नियमों से अलग अलग रख रहे हैं। जो सामाजिक बुराई है उसको सामाजिक बुराई की तरह
लड़ने की जरूरत है, लेकिन जो प्रशासन के लिए जरूरी है उसको अपनी तरफ से देखने की जरूरत है और दोनों को एक दूसरे से मिक्स करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतना ही कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता इसको मानेगी? देखिए, महिलाएं काफी खुश है शराबबंदी से, और मैंने देखा कि जैसे ही आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हुआ, महिलाएं हमारे पास आई और उन्होंने साफ कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई स्टैंड आधार नहीं है कि महिलाएं ऑल ओवर बिहार इस डिसीजन से खुश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यू टर्न लेना पड़े आप लोगों को शुरू में? जब वो समय आएगा तो यू टर्न ले लेंगे, वो डिसीजन हम फिर से रिव्यू करके महिलाओं तक जाएंगे और उनको फिर से समझाएंगे। जैसे हमने देखा है कि जब कभी हमारा स्टैंड लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम हमें रोल बैक करेंगे, यू टर्न लेंगे, सर के पास जाकर उनको समझाएंगे, उसका लॉजिक समझाएंगे। और वो लॉजिक आपने उस दिन, आप तो उस दिन थी 2 अक्टूबर को, तो प्रशांत जी ने सारी की सारी लॉजिक समझाई कि शराबबंदी से क्या हो रहा है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस और राजनीतिक नेताओं के जेब भरे जा रहे हैं। जो 20,000 करोड़ हमारे पास सालाना आना चाहिए था, वो सब कहीं कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, जो कि सरकारी खजाने में नहीं आ रहे। तो अब आप बताइए कि शराबबंदी से फायदा है या नुकसान है? जहां तक औरतों का सवाल है, अभी हाल में ही प्रशांत जी ने 15,000 से ज्यादा औरतों की एक सभा की थी। वहां भी उन्होंने महिलाओं के बीच ये बताया कि ये उनका एक मेन मुद्दा है, और उन्होंने वहां भी समझाया कि वो क्यों ये स्टेप लेना चाह रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, संदेश पहुंचाना, समझाना अलग बात है, और बात समझ में आ जानी, लोगों को मुतमईन कर देना, ये अलग बात होती है। मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ भारती जी। दूसरा मुद्दा जिस पर आप लोग की पार्टी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो मुद्दा है राइट टू रिकॉल। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राइट टू रिकॉल भी एक लॉलीपॉप की तरह साबित होगा? क्योंकि आपको भी मालूम है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। ये एक विषय ऐसा है जिस पे एक्सपर्ट्स की राय अच्छी तरह से ली जानी है, और हमारा संविधान अभी निकला नहीं है। जब तक संविधान पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है, तब तक इस पे पूरी तरह से विचार विमर्श हो चुका रहेगा, और आपको उसके बारे में सही सही जानकारी। लॉलीपॉप तो साबित नहीं होगा। आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। कौन कौन से बड़े लोग आ रहे हैं आपके साथ? क्योंकि चर्चाएं कई नामों को लेकर हो रही है। धीरे धीरे वो भी उजागर हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी उजागर हो जाएगा। कमेटी का अब तक गठन नहीं हुआ। अभी भी वो भी हो जाएगा। नहीं, कारण क्या है? कहा तो ये गया था कि 2 तारीख को कमेटी का गठन हो जाएगा, बजाब्ते हम मन से ऐलान कर देंगे, लेकिन वहां पर भी चेंज ऑफ प्लान हुआ, कैंसिलेशन ऑफ प्लान हुआ। कारण क्या? कोई भी नई चीज करने में, और वो भी इस स्केल पर पब्लिक सपोर्ट के साथ, ठीक है, अपना समय लगता है जी, और वो समय आपको हमें देना चाहिए। वो समय देना चाहिए। आगे क्या सोचा है आपने? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। जन सुराज को आगे कहां तक लेके जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे? कहां तक ले जाएंगे उसका रोड मैप आपको मालूम है। ठीक है, हमारे पास एक गाइडलाइन है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उसमें जो भी समय लगे, जितना भी समय लगे, पब्लिक को जगाना हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि अगर पब्लिक की समझ अच्छी नहीं हुई तो बिहार बदलेगा नहीं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह अभियान 2 सालों से चला आ रहा है। ये अभियान चलता रहेगा, और फाइनल एम यही है कि सब लोग ये समझ जाएं कि बिहार की भलाई में ही उनकी अपनी भलाई है, और वाइस वर्सा उनकी भलाई में बिहार की भलाई है। वो कौन सी पार्टी है जो उनकी भलाई करना चाहता है, और उनकी भलाई का मतलब है उनकी, उनके बच्चों की, उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार की। जब तक सही सही इंतजाम बिहार के अंदर नहीं हो जाए, और जैसा कि हमने पहले भी मंच से कहा हुआ है, जब तक वो सिचुएशन नहीं आ जाए कि बाकी राज्यों के लोग बिहार आए अपनी रोजगार को ढूंढने के लिए, अपने शिक्षा को ढूंढने के लिए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब तक चैन से नहीं बैठिएगा। आपको तो शेरो शायरी का भी शौक है, तो एक शेर सुना दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को। उस दिन हमने कहा था जी कि
कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बशीर बद्र जी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मनोज भारती जी और आपने सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।